हेलो दोस्तों, आज हम आत्मविकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। जैसा आत्मविकास जिस प्रकार जन्म से बालक के विकास की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ठीक उसी प्रकार उसमें आत्म तत्व के विकास की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। बालक बड़ा होने पर जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होगा, सबको पहचानने लगता है, अपने संबंधों में अंतर करना सीखता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, अपने मम्मी पापा, वो जानता है कि ये मेरे मम्मी पापा हैं, उनसे हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, किन परिस्थितियों में उसको अपने व्यवहार में कैसे परिवर्तन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो सीखता है। इसी प्रकार विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। धीरे धीरे इस प्रक्रिया में उसके आत्म तत्व का निर्माण भी का विकास भी चलता रहता है। आत्म विकास के सिद्धांत। कोले का आत्म विकास सिद्धांत। कोले के अनुसार आत्म विकास एक अर्जित गुण है। बालक के विकास के साथ साथ उसके विकास भी होता है। इस प्रक्रिया में अनेक क्रियाओं एवं अनुक्रियाओं का योगदान होता है। आत्म के विकास के लिए बालक को 2 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहला होता है प्राथमिक अवस्था, दूसरा होता है द्वितीयक अवस्था। तो प्राथमिक अवस्था, इस अवस्था के अंतर्गत आत्म का जो विकास होता है वह सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि यह एक प्रारंभिक अवस्था है जो कि बालक में मस्तिष्क में शीघ्र ही अपने स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण प्रतिमानों का निर्माण करती है। मतलब माइंड में विभिन्न जो छोटे बच्चे रहते हैं वो एकदम से तो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो अपने माइंड में ही याद करते रहते हैं। इस अवस्था में विकास की प्रक्रिया में बालक का अतः कोले ने इस अवस्था को महत्वपूर्ण माना है। इस अवस्था में विकास की प्रक्रिया में बालक का परिवार एवं उसका परिवेश संपूर्ण भूमिका निभाता है। इनका कहने का मतलब है कि जैसे अपन छोटे बच्चे रहते हैं, उनका परिवार ज़्यादा तो परिवार के ऊपर ही निर्भर रहते हैं कि उसका परिवार कैसा है, तो अपने परिवार के सदस्यों को देखकर ही बच्चे बड़े होते हैं। और क्योंकि बालक अपने परिवार के सदस्यों एवं परिवेश में होने वाली घटनाओं के प्रतिमानों का अर्जन करता है। मतलब अपने वही घर परिवार में कौन क्या कर रहा है, कैसे बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपने परिवार से ही वो देखना शुरू करता है और वैसे ही करता है और अपने आत्म का विकास करता है। अब द्वितीय अवस्था। यह अवस्था तब प्रारंभ होती है जब बालक अपने परिवार से बाहर निकलकर सामाजिक एवं शैक्षिक परिवेश में प्रवेश करता है। जैसे आस पड़ोस या विद्यालय जाता है, वहाँ वह समाज के विभिन्न प्रकार के गुणों को अपने अंदर अन्वेषित करता है तथा उसी प्रकार का बनने का प्रयास करता है। अर्थात आत्म के विकास के लिए विभिन्न प्रतिमानों का निर्माण करता है। फिर दूसरा देखते हैं, मीड का आत्मविकास का सिद्धांत। मीड का आत्मविकास का सिद्धांत मुख्यतः 2 अवधारणाओं पर आधारित है। मीड ने इस अवस्थाओं के आधार पर ही बालक की प्रक्रियाओं एवं व्यवहार को निश्चय किया है। जैसे फर्स्ट, मुझे। मीड के अनुसार मुझे के अंतर्गत बालक का सबसे प्रमुख विकास होता है। बालक अपने परिवार स्वयं एवं परिवेश में विभिन्न प्रकार के अनुभव ग्रहण करता है। और दूसरा, मैं। यह मीड के
सिद्धांत का द्वितीय तत्व है। इसमें कर्ता के रूप में बालक का विकास होता है, अर्थात उसने मुझे के आधार पर जो ग्रहणीय तत्व को ग्रहण किया है उसका स्थायित्व एवं पूर्ण विकास मैं के अंतर्गत होता है। फिर थर्ड देखेंगे हम फ्रायड का आत्मविकास का सिद्धांत। फ्रायड के अनुसार फ्रायड ने मानवीय मस्तिष्क के 3 भागों को 3 यांत्रिक क्रियाओं में विभाजित किया है। पहला चेतन मन। चेतन मन के अंतर्गत हम देखेंगे इसमें सभी क्रियाएं एवं अनुक्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो कि स्पष्ट रूप से चेतना में होती हैं, अर्थात जिन्हें पूर्ण रूप से चेतना में ही सोच समझकर किया जाता है। इसका संबंध यांत्रिक भाग अहम से होता है, अर्थात व्यक्ति की चेतनाशील क्रियाओं में अहम की भूमिका महत्व होती है। फिर दूसरा होता है अचेतन मन। अचेतन मन अचेतन मन का संबंध वंशानुक्रम से होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की इच्छाएं जो कभी प्रकट नहीं हुई हैं विद्यमान रहती हैं। यह नीति अनीति बुरा भला आदि पर ध्यान न देकर अपने हित की बात के बारे में सोचने का कार्य अधिक करता है, अर्थात यह भाग यांत्रिक विभाजन इंद्र इद से संबंधित होता है। वो अहम से संबंधित होता है और ये इत से संबंधित होता है। फिर तीसरा होता है नैतिक मन। यह मस्तिष्क विभाजन के यांत्रिक विभाजन का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके अंतर्गत सामाजिक एवं मानवीय क्रियाओं का समन्वय होता है।